महीने का इंतजार है और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले उस खबर से जिसने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ा दी। दरअसल आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन इस खबर ने अब अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कल अलीगढ़ के इगलास में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्या अखिलेश यादव कल अलीगढ़ में रैली में शामिल होंगे। आज डिंपल यादव ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्द कराएं। ये ट्वीट डिंपल यादव ने किया, जिसके बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव भी क्वारंटीन होंगे, जबकि चुनावी प्रचार इस वक्त चरम पर है और ऐसे में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो कई लगातार कार्यक्रम अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आई कि डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। खुद उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी, जबकि ऐसे में अखिलेश यादव अपने विजय रथ को लेकर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश में और कल भी उनकी अहम एक जनसभा होनी है। डिंपल यादव के पॉजिटिव होने की खबर के बीच आज अखिलेश यादव इटावा में थे, जहां उन्होंने सुबह पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी पहुंचे और सफारी में 3 घंटे तक रुके। लॉयन सफारी के बाहर भी अखिलेश को देखने के लिए हजारों समर्थकों का जमावड़ा था। हालांकि आज इटावा में अखिलेश यादव मास्क लगाए हुए जरूर नजर आए, जबकि कल तक अपनी यात्रा के दौरान अखिलेश यादव बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। तो दोनों ही तस्वीरों का अंतर भी आप समझ सकते हैं, जहां अब इटावा में वे मास्क लगाए हुए सुबह 11 बजे की तस्वीर में आप देख सकते हैं, जबकि पिछली तस्वीरों में अखिलेश यादव बिना मास्क के ही लोगों से मिल रहे थे। और चलिए अब बात विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में होने वाली रैलियों और जनसभाओं की। तमाम पार्टियों ने मिशन 2022 के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कल चौधरी चरण सिंह की जयंती है। सपा और रालोद अलीगढ़ के इगलास में संयुक्त रैली करने जा रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर नजर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता इस रैली में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस बीच रैली को कामयाब बनाने के लिए पश्चिमी यूपी से तमाम कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश इस रैली में शामिल होंगे। उधर बसपा भी 2022 विधानसभा चुनावों के लिए पूरे दमखम से तैयारियों में जुटी हुई है। कल पार्टी की अहम बैठक होगी। बसपा अध्यक्ष मायावती सभी जिलाध्यक्षों, मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को बुलाकर ये मीटिंग करेंगी। मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेंगी और चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार भी होगा। इस बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। सीएम योगी ने भाजपा की जन विश्वास यात्रा के तहत आज सोनभद्र का दौरा कर एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए में बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करते हुए कुल 514 करोड़ की 79 परियोजनाओं का
इसकी सौगात दी है। सीएम योगी ने सोनभद्र का दौरा किया और एक तीर से कई निशाने साधे। दरअसल सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में भाजपा संगठन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई। विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया। रामलीलाओं के आयोजन हुए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। और उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम के बीच बार पलटवार का क्या आलम है, ये भी आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर वार करते हुए कहा है कि पहले माफिया राज था और मौजूदा सरकार में माफियाओं की जगह जेल में है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थीं, जबकि आज की सरकार राम भक्तों पर फूल बरसाती है और राम मंदिर भी बन रहा है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उधर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव का परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि कौन किससे डर रहा है। जगदंबिका पाल ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है, योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी रथ यात्रा बीजेपी के 6 जन विश्वास यात्रा के आगे निकली हुई है और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, जबकि बीजेपी को नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या जाता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक यात्रा, तो इसको कहने की क्या ज़रूरत है। 4.5 साल वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी दहलीज से। 4.5 साल बता दीजिए कहीं उनकी यात्रा निकली हो, कहीं किसी ज़िले में सभा किया हो, किसी इशू पे गए हों। जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे, पीपी किट बांट रहे थे, लोगों को राशन बांट रहे थे, जेपी नड्डा जी ने कहा संगठन ही सेवा है, तब अखिलेश यादव खुद घरों में कैद। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पीछे नहीं रहे। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सपा नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र है और तमाम एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अगर कोई ईमानदार है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। और हम काम हमारी पहचान है, हमने जो काम किया है उसको नीचे तक पहुंचाना। अब विरोधी बौखलाहट में है, विरोधी कुछ ना कुछ दुष्प्रचार करते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। आप गलत काम करेंगे और फिर राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर कहीं ना कहीं अपना बचाव करेंगे, तो ये गलत है। और अब बात करते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी दौरे की, जहां उन्होंने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि जनता ने 2017 में साइकिल को पंचर ही नहीं बल्कि खंड खंड कर दिया था और अब 25 सालों तक सपा की वापसी संभव नहीं है। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया, जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। राहुल भतीजे अखिलेश यादव से गठबंधन की इच्छा पूरी होने के बाद आज उनके चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज इटावा में थे, जहां उन्होंने कहा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर कहा है और जो भी जिताऊ उम्मीदवार है उनके लिए सीट तय हो गई है। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। अब ये जो गठबंधन विलय, बार बार इसकी चर्चा हो रही है। सपा के साथ ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर कैसे डालने जा रहा है? देखिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। सीटों का कोई झगड़ा नहीं। जो भी जीतने वाले हैं हम लोगों ने तय कर लिया है, जो भी जीतने वाले हैं उनको टिकट दे देंगे दोनों लोग मिलके और हमारे सब जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में नेताओं के बीच कई बार पलटवार हो रहे हैं, ऐसे में बैंड बजना तो तय है। अखिलेश यादव के चौमिन वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के रथ की रावण और दुर्योधन से तुलना कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विजय रथ दम से भरा नाम है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा वर्सेस समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कल बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर तंज कसा और कहा है कि चाउमीन के ठेले से कम नहीं है बीजेपी के जो रथ चल रहे हैं। और ऐसे में आज जो जन विश्वास यात्रा है आगरा के ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रही है और उसके बाद फिरोजाबाद जाएगी। और इस जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी। लक्ष्मीनारायण जी, किस तरह से अखिलेश जी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आपके चाउमीन के ठेले हैं? देखिए, ऐसा है, आज अखिलेश जी हमेशा से हिंदुस्तान में संस्कृति रही है रथ की। एक रथ रावण पे भी था, एक रथ राम पे भी था। एक रथ अर्जुन पे भी था जिसके कृष्ण गढ़वाले थे, और एक रथ दुर्योधन पे भी था। दुर्योधन किसे बता रहे हैं? ये दम्भ भरा जो शब्द है, ये विजय रथ, ये दम्भ भरा शब्द है। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं की जो कहा जाए जुबानी जंग है वो भी तेज हो चली है, और कहा जाए शब्दों की जो कड़वाहट है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी क्रम में अब एक तरफ चाउमीन का ठेला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने भाजपा की जन विश्वास यात्रा के रथ पर कमेंट करते हुए चौमिन वाले ठेले जैसा इसे बताया था। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते ना मिठाई के, खाने के और चौमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चौमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कल संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 10 दिन की अवधि में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। पिंडरा के करखियाव में जनसभा से पहले इस बार पीएम मोदी 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 1200 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास है, जबकि 863 करोड़ रुपए की 21 परियोजना लोगों को समर्पित की जाएंगी। इसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से यहां करखियाव में अमूल प्लांट शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल पर 1 लाख लोगों के जुटने का भी अनुमान है। वहीं करखियाव में होने वाली प्रधानमंत्री की इस जनसभा के लिए 1500 वाहनों की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। वाहनों का प्रबंधन करना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक 800 वाहनों का इंतजाम कर पाया है ये विभाग अभी तक। पीएम मोदी 23 दिसंबर को विभाग के बाबतपुर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां वे सड़क मार्ग से ही पिंडरा स्थित खरगियाव पहुंचेंगे और पीएम सड़क मार्ग से प्रशासन और साथ ही आगमन के दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। तो काशी में एक बार फिर से नमो नमो के नारे गूंजेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और यहां 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात वे देंगे। साथ ही 1200 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी को यहां करना है। तो एक बार फिर से कई सौगातें मिलने वाली हैं उनके संसदीय क्षेत्र को। 500 करोड़ की लागत से भी यहां करखियाव में अमूल प्लांट है। तो ये कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम दल जातीय समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। उसी को लेकर बयानबाजी जारी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए आरजेआई को पत्र लिख रही है। सच्चाई ये है कि आरजेआई ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है, जिसमें कहा गया कि सदन से जब तक प्रस्ताव नहीं आता वो किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं डाल सकते। ये पत्राचार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी और तो झूठ बोलने की शुरुआत कर दे। राजभर बलिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई आचार संहिता लग गई है, आप हमको वोट दीजिए और फिर आगे हम आपको आरक्षण देंगे।